हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज हम बात करेंगे फाइनेंस पे और उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड द कंट्रोलिंग ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात होती है साथियों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं प्लानिंग की, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की और कंट्रोलिंग की, किसे, मॉनिटरिंग रिसोर्सेज को। तो इस तरह की जो प्लानिंग होती है या इस तरह की जो मैनेजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम और अच्छे से समझें तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द बिजनेस फंक्शन concerned with the profitability, expenses, cash and credit, so that the organizations may have the means to carry out its objective as satisfactory as possible. The latter often defined as maximizing the value of the firm for stakeholder. तो साथियों, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करता है बिजनेस फंक्शन के अंदर। बिजनेस फंक्शन का मतलब है कि जब हम बिजनेस बात करते हैं, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो कि किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उस बिजनेस का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है वो होता है प्रॉफिटिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस तब चलता है जब वो प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट अर्न करता है। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसे कुछ कैश में चीजें खरीदनी पड़ती हैं, कुछ चीजें बेचनी पड़ती हैं और कुछ क्रेडिट भी लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को अगर हम सम अप करें, इन सब चीजों का जो मैनेजमेंट होता है वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू का मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि हम बेसिकली जो पैसा लगा रहे हैं तो हमें ऑप्टिमम वैल्यू पे उसको हमें यूज करना है या उसका हमें ऑप्टिमम वे में उसको यूटिलाइज करना है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने भी वो पैसा लगाया है उनको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले या उसको वैल्यू का या उसको उस इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम रिटर्न मिले। जब हम बिजनेस एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी कुछ ऐसी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझने की रिक्वायरमेंट है। आइए वन बाय वन उस पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, हम अपना डिस्कशन करेंगे रेवेन्यू पे, देन द वेरिएबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट और या फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीओजीएम एंड सीओजीएस, ईबीआईडीटीए, एबिटा, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, amortization, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट एट लॉस स्टेटमेंट। तो साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि टॉपिक क्या है और हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। साथियों, सबसे पहले रिवेन्यू पे अपना डिस्कशन करते हैं। देखिए, रिवेन्यू होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवेन्यू का आखिर मतलब क्या है। तो अगर हम रिवेन्यू को समझें तो रिवेन्यू साथियों होता है प्राइस इंटू यूनिट सोर्स। सो प्राइस इंटू यूनिट सोर्स का मतलब यह है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट को बनाती है, जब वो प्रोडक्ट को बनाती है तो उसका कुछ प्राइस फिक्स करती है और उसकी कुछ क्वांटिटी को मार्केट में सेल आउट करती है। तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। साथियों, एज एग्जाम्पल की हम बात करें कि हम अपने बिजनेस में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, लेट से ए वैल्यू है, और हम पूरे 8 साल के अंदर हम टोटल बी यूनिट्स को सेल आउट करते हैं। तो साथियों, जो हमारी कंपनी का रेवेन्यू होगा वो ए मल्टीप्लाई बी होगा, या हम इसे कह सकते हैं कि ए बी रुपीज। तो हम रुपए में बात करेंगे तो ये ए बी रुपीज होगा। साथियों, बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब बिल्कुल ये होता है कि हम जितने हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट और जितनी यूनिट्स को हम सोल्ड आउट करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा रेवेन्यू कहलाता है। साथियों, इसी को हम सेल भी कह देते हैं। तो कई जगह हमें हम जब फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में इसे रेवेन्यू के नाम से बोलते हैं, अदरवाइज जनरल लैंग्वेज में हम इसे सेल भी कह देते हैं कि किसी कंपनी की सेल कितनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे, और वेरिएबल कॉस्ट को साथियों डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि साथियों नाम से मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट वेरी करती है। तो वेरी का साथियों यहाँ पे मतलब ये है कि जो हम यूनिट्स बना रहे हैं, बेसिकली जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट होगी और जितनी यूनिट्स हम बनाते जाएंगे उसके मल्टीप्लिकेशन में हमारी कॉस्ट होगी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसका साथियों जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इनटू टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड।
तो एक यूनिट में जो हमारी कॉस्ट आ रही है और टोटल यूनिट जो हमारी प्रोड्यूस की है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। साथियों देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट के फैक्टर क्या क्या है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट होती है वो इसमें आएगी, डायरेक्ट लेबर आएगी। डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हम लगा रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कॉस्ट है। शिपिंग डिलीवरी ये कॉस्ट हमारी आती है साथियों। सेल्स कमीशन ये कॉस्ट आती है। और इसके अलावा भी काफी सारी कॉस्ट आती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ यूनिट्स पे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। ये जो कॉस्ट है ये वॉल्यूम के साथ साथ चेंज होती जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, प्रोडक्शन सप्लाई की कॉस्ट है, कमीशन है, डिलीवरी कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, और ये सारी इस तरह की जो कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट में काउंट होती है। साथ ही अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, या इसे फिक्स कॉस्ट भी कह देते हैं, या इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो साथियों फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल क्या है, देखिए जो डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इंश्योरेंस है, रेंट पेड है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है, सैलरीज हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, इक्विपमेंट रेंटल्स हैं, लीगल एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है साथियों, ये हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट में हमारी काउंट होंगी। साथियों से फिक्स कॉस्ट इसलिए कहा जाता है कि इसका नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन से कोई भी इसका रिलेशन नहीं होता। और ये ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हम प्रोडक्शन करें या ना करें ये कॉस्ट हमें बेयर करनी ही होती है। लेट्स से साथियों हम रेंट पेड की बात करते हैं, तो हमने अगर ऐसी जगह हमने किराए पे ली है जहाँ पे हमें अपनी इस यूनिट को चलाना है, अपने प्रोडक्शन को चलाना है, तो चाहे प्रोडक्शन चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन हमें अपना रेंट तो हमें अपना देना ही पड़ेगा। साथ ही इसी तरह वर्कर्स की सैलरी है, तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर मंथ में प्रोडक्शन नहीं होता तो भी आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी, आपके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। इसी तरह साथियों इक्विपमेंट रेंटल है, आपने कोई ऐसा इक्विपमेंट अगर आपने किराए पे लिया है जो कि आपके उस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और किसी वजह से उस पर्टिकुलर किसी मंथ में आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको ये इक्विपमेंट रेंटल आपको देना ही पड़ेगा। तो साथियों ये सारी जो कॉस्ट होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट कहलाती है, या इसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट भी कह देते हैं। साथियों ये कॉस्ट होती है जो कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, और विदाउट इस तरह की कॉस्ट के हम किसी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। साथियों जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, कंपनी की बैलेंस शीट में जो सारी कॉस्ट होती है ये लाइबिलिटी में काउंट होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमारी देनदारी है, हमें ये बियर करनी ही करनी है इस तरह की कॉस्ट, तो ये सारी हमारी लाइबिलिटी में काउंट होंगी। साथियों अकाउंटिंग में से फिक्स कॉस्ट में काउंट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट भी इसे कहते हैं। और ये इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता नंबर ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि प्रोडक्शन से इरिस्पेक्टिव प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, इस तरह की कॉस्ट को हमें बियर करना ही होता है। साथियों अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की। आइए समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। साथियों कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अकाउंटिंग में कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने साथियों पीछे वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा, रेवेन्यू को पढ़ा, तो रेवेन्यू से यानी कि कंपनी की जितने सेल है अगर हम उससे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो जो हमारी कॉस्ट बचेगी वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाती है। साथियों हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की बात करते हैं, तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो ये जो हमारा नंबर आएगा ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कहलाता है। साथियों कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी ऑब्वियस है नंबर ऑफ प्रोडक्शन में डिपेंड करेगी, तो सेल से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो जो पास पैसा बचता है वो हमें फिक्स कॉस्ट पे अपना क्या करना होता है, लगाना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हम समझे तो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉस्ट है इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, और बहुत सारी कंपनियां जब बिजनेस लेती हैं तो वो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को जरूर देखती हैं कि किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी बिजनेस में उनको कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मिल रहा है। नॉर्मली साथियों हम बात करते हैं 50% की या 100% की, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। साथियों अब हम बात करते हैं सीओजीएम एंड सीओजीएस की। देखिए समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। साथियों सीओजीएम का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है साथियों यहाँ पे कि जब हमारी जो कॉस्ट आएगी जो कि हमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में लगानी पड़ेगी, वो चाहे हमारी लेबर कॉस्ट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, या हमारी WIP इन्वेंट्री है, तो ये जो कॉस्ट आएगी, या फिर मटेरियल कॉस्ट है, तो ये सारी कॉस्ट हमारी क्या आएगी, गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर कॉस्ट में काउंट होगी। और हम इसे जब कैलकुलेशन में इसे काउंट करेंगे तो इसमें से क्लोजिंग
जो WIP इन्वेंट्री होती है उसे माइनस कर देंगे। साथियों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आपकी सारी प्रोसेस कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, या आधे बाकी ये सारे ओवरहेड्स हैं, ये सारे काउंट्स होते हैं। और ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि हमारी जो हम गुड्स बना रहे हैं, ये जो हम सामान बना रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। साथियों अब हम बात करते हैं COGS की। तो साथियों COGS में बेसिकली क्या है, अगर हम COGM में अगर हम सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को जोड़ दें तो वो जो कॉस्ट आएगी हमारी COGS कॉस्ट आएगी। क्योंकि इसमें सेल्स और एडमिन की कॉस्ट जोड़ने का मतलब साथियों ये है कि COGS का फुल फॉर्म जो होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वो कॉस्ट है कि जो सामान को बेचने तक की कॉस्ट में काउंट की जाती है। इसका मतलब है कि वो सारी कॉस्ट है जो कि हमारी लगी है हमारे प्रोडक्शन को अल्टीमेटली सेल आउट करने तक। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन भी है साथियों कि COGM है। COGM में जब हम सेल्स एंड एडमिन की कॉस्ट जोड़ देते हैं तो वो हमारी COGS कॉस्ट कहलाती है। साथियों ये जो कॉस्ट है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये जो कॉस्ट होती है ये हमारी बेसिकली क्या आती है, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ये इनकम स्टेटमेंट में हमारी अकाउंट होती है। साथियों अब बात हम करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। साथियों प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे कि नाम से ही मालूम है कि ये वो प्रॉफिट है जो कि टैक्स देने से पहले काउंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि टैक्स देने से पहले जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हमारा PBT या प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसे हम कहते हैं। और अगर हम सिंपल फार्मूला वाइज देखें तो साथियों जो हमारी सेल है, रेवेन्यू है, उसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस को हम अपने खर्चों को माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिलता है। साथियों इसे EBT के नाम से, अर्निंग बिफोर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें एक डायरेक्ट इंडिकेटर देता है कि हमारी सेल्स में से हमने जो खर्चे अपने घटा दिए तो हमें क्या बचता है, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने से पहले। साथियों अब हम बात करते हैं EBITDA या एबिटा इसे बोल देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है साथियों। तो एबिटा का साथियों जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization। तो ये वो अर्निंग है जो कि इंटरेस्ट देने से पहले या टैक्सेस को पे आउट करने से पहले, डेप्रिसिएशन और amortization से पहले की जो हमें अर्निंग मिलती है उसे हम एबिटा कहते हैं। साथियों जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये ऐसा नंबर है या ऐसा डेटा है जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। जो कंपनियां जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती हैं उनका बीटा नंबर उतना ही ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं 20%, 30% बहुत अच्छा बीटा माना जाता है, और जो कंपनियां इतने अच्छे बीटे पे काम करती हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनियों में काउंट होती हैं। मिनिमम साथियों रिक्वायरमेंट ये है कि 10% या ज़्यादा एबिटा होना चाहिए, और ये इंडिकेटर है कि आपकी कंपनी एक हेल्दी कंपनी है और आपकी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रही है। तो टर्मिनोलॉजी में इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन है, वो सब क्या चीज़ें वो हम समझेंगे। देखिए इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी जब लोन लेती है तो उसका कुछ इंटरेस्ट पे आउट करना होता है, तो इंटरेस्ट कहलाता है। इसी तरह टैक्सेस की बात होती है तो टैक्सेस साथियों हमें अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है। तो ये दोनों फंडामेंटल हमें क्लियर हैं। हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन पे कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है और ये कैसे फाइनेंस में काउंट होती है। साथियों अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अल्टीमेटली साथियों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है। तो देखिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या है। साथियों हमने रेवेन्यू को पढ़ा। तो साथियों रेवेन्यू से जब हम COGS को माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट से साथियों जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्सेस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट। तो ये जर्नी चलती है साथियों। टर्मिनोलॉजी को पीछे पढ़ चुके हैं हम। इसमें साथियों इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द बिगेस्ट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि आपको नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए काफी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करने पड़ते हैं। इनको हमने सब चीजें पढ़ ली है साथियों कि ग्रॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं या हमारे टैक्सेस क्या हैं। तो ये सब माइनस करते करते लास्ट में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, जो कि हमें लास्ट में मिलता है। और एक्चुअल में साथियों नेट प्रॉफिट है जिसे हम बॉटम लाइन भी कहते हैं। तो किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसका बॉटम लाइन इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट होगा उतनी कंपनी हेल्दी मानी जाएगी।
साथियों ये पीछे पूरी हमने जो कैलकुलेशन पढ़ी है उससे अगर हम एबिटा के रिस्पेक्ट में समझें तो आइए हम समझते हैं कि देखिए जब सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि हम सीओजीएस को माइनस कर देते हैं, टोटल सेल में से रिवेन्यू माइनस सीओजीएस कर देते हैं तो हमें एबिटा मिलता है। इसी तरह साथियों एबिटा में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो एबिट हमें मिलेगा, या पीबीआईटी हम से कह देते हैं। एबिट से साथियों जब इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे तो हमें ईबीटी या पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, या अर्निंग बिफोर टैक्स भी से कह देते हैं। और जब ईबीटी से हम टैक्स को माइनस करते हैं साथियों, जो कंपनी के टैक्सेस हैं लाइबिलिटी पे आउट करने के बाद, तो ईएटी या पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मिलता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से या अर्निंग आफ्टर टैक्स से जब हम डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो हमें अर्निंग मिलती है। ये साथियों पूरी जर्नी है जो ये दिखाती है कि अगर हम एबिटा के रिस्पेक्ट में बात करें कि हमें अगर एक अच्छा एबिटा मिलता है तो एबिटा से हम फाइनली हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट अर्निंग है, उसकी जर्नी क्या है और किस तरह से हम इसमें से एबिटा से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर एबिट से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इसी तरह ईबीटी से टैक्स को माइनस करते हैं और टैक्स लास्ट में ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स से डिविडेंड को माइनस करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट या हमें बॉटम लाइन हमें मिलता है। साथ ही हमने पीछे डेप्रिसिएशन को पढ़ा, तो आइए समझते हैं डेप्रिसिएशन है क्या। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे यह है कि कोई भी इक्विपमेंट होता है, कोई भी मशीनरी होती है तो उसकी एक लाइफ होती है, और वो लाइफ क्या होता है कि टाइम के साथ साथ वो लाइफ खत्म होती जाती है, और लास्ट में क्या होता है कि वो मशीनरी होगी वो लास्ट में बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आ जाएगी जब वो नॉन यूजेबल कंडीशन में आ जाएगी। तो इस ये जो फंडामेंटल है साथियों इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और अकाउंटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है साथियों। नॉर्मली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट इससे काउंट होती है, हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन कॉस्ट काउंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे किसी मशीनरी का या किसी भी इक्विपमेंट का जब डेप्रिसिएशन होता है तो उसकी लाइफ खत्म होती है, और जब वो मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो जाएगी तो हमें उस कंडीशन में कोई एक नई मशीन भी लेनी पड़ेगी, तो तब हमारा वहां पे एक्सपेंसेस आएगा। साथियों डेप्रिसिएशन को हम समझे तो डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब साथियों ये है कि आपका चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आपकी मशीन तो देखिए टाइम के साथ डेप्रिशिएट होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है साथियों, डे टू डे बिजनेस में हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या आ रही है, और इस चीज को हमें काउंट करके अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें इसे अपने हमेशा हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारी किस तरह से मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। साथियों हम बात करते हैं एमोटाइजेशन की। साथियों एमोटाइजेशन देखिए समझते हैं कि एमोटाइजेशन है क्या। एमोटाइजेशन का देखिए यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दी है, एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू पीरियडिकली लोअर द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन और एन इंटेंजिबल एसेट्स ओवर द सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो साथियों यहाँ पे एमोटाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे आपने सपोज लोन लिया है और वो लोन को आप क्या करते हैं कि मंथली पे आउट करते हैं, तो आपने क्या किया एमोटाइज करते हैं। यहाँ पे जैसे आप एक एक फंडामेंटल यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस तरह से गुब्बारा फूला हुआ है और धीरे धीरे गुब्बारा क्या देखिए अपनी जिसमें से आपकी एयर निकलती जा रही है, और लास्ट में आके गुब्बारा बिल्कुल आपकी एयर पास आउट हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। इसी तरह से कोई लोन होता है तो जैसे आप लोन को धीरे धीरे पे आउट करते रहते हैं तो लास्ट में लोन आपका खत्म हो जाता है। तो साथ ही इस फंडामेंटल को फाइनेंस की भाषा में एमोटाइजेशन कहते हैं, और अकाउंटिंग टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि इसको जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा एमोटाइजेशन कैसे कैसे हमारा हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि एमोटाइजेशन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ डेब्ट थ्रू रेगुलर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ओवर टाइम। तो ये डेब्ट के केस में भी साथियों अगर हम उधार लेते हैं तो उधार को हम एक रेगुलर हमें टाइम पे उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे आउट करना होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो हमने लोन लिया उसे पे आउट कर रहे हैं या उसे हम एमोटाइज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में साथ ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो फंडा है या ये वो फंडामेंटल है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। साथियों एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए अगर आपने सपोज आपने $5,000 का एक लोन लिया हुआ है और आप उसे $1,000 के हिसाब से एवरी ईयर पे करते हैं, तो आप उसे क्या कर रहे हैं कि उसे एमोटाइज कर रहे हैं, कि आप 1 साल के हिसाब से उसे एमोटाइज कर रहे हैं, और ये आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट्स में ये आपके एमोटाइजिंग एक्सपेंसेस है वहां पे ये आपके काउंट होता है। साथियों अब हम समझते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है साथियों बिजनेस मैनेजमेंट में। देखिए पीवी फॉर्मूला क्या कहता है, पीवी फॉर्मूला कहता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100।
सो बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम ये दिखाता है कि किस तरह से वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, या फिर इस साथ ही इसका वाइस वर्सा है कि अगर आपका वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपका किस तरह से प्रॉफिट आपका डाउन हो रहा है। तो ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि आपकी बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस में काम आता है। और ये रोल प्ले करता है कि आपको अगर अपना ये फाइंड आउट करना है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का क्या है, कि जिस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमें अपनी जो हमारी सारी कॉस्ट है वो हमारी हमें रिटर्न हो जाती है और हम हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो उस पॉइंट के समझने के लिए या उस फंडामेंटल को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंपल ग्राफिक वे में दिखाया गया है कि किस तरह से वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ता है, या वॉल्यूम अगर कम होता है तो प्रॉफिट डाउन होता है। तो ये सारा फंडामेंटल आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहलाता है। साथियों इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, पीवी रेशियो इज एन एसेंशियल मैट्रिक फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ ईच सेल कंट्रीब्यूट कवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट। It helps businesses to break down the cost and profits and different levels of sales, making making it easier to make informed business decisions. तो बहुत important है। और again this is used to calculate the break even point for a business, which is the level of sales required to cover the total cost. So important है कि आपको सेल्स जानने के लिए कि वो सेलिंग पॉइंट क्या है, वो सेलिंग वॉल्यूम क्या है, जिसका आपको क्या होगी आपकी सारी जो कॉस्ट होगी वो रिकवर हो जाती है। उस पॉइंट को समझने के लिए भी ये जो फंडामेंटल है साथ ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में काम आता है या आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथियों हमने काफी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की है, तो देखिए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता क्या है। साथियों अकाउंटिंग में जब हम बिजनेस में हम जब हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारा कितना नेट हमें इनकम हमें मिलती है। तो साथियों सिंपल टेम्पलेट की हेल्प से मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे अपनी आपकी कंपनी का नेम सपोज है और ये एक अकाउंटिंग पीरियड है, 3 महीने का पीरियड में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। आपके अदर रेवेन्यूज क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम अगर रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। और इस ग्रॉस प्रॉफिट से साथ ही जब आपके डिफरेंट तरह के जो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर देते हैं तो हम माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है साथियों, नेट इनकम अपनी मिलती है। तो साथियों इस तरह से आज हमने अकाउंटिंग के बिजनेस अकाउंटिंग के काफी सारे फंडामेंटल्स को समझा है, काफी अच्छी तरह से हमने इसे रीड किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।